क्या है, तो थर्मल फिजिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्मल फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है हीट। तो हीट क्या है, तो ईट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ना, एनर्जियों में कैसा है, तो ये इंटरनल एनर्जी का ये टाइप है। इट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इट इज मेजर्ड इन जूल। यह किस में मेजर किया जाता है, तो जूल में मेजर किया जाता है। इट इज नॉट डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रूमेंट। यह डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। इट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। तो हीट है कैसा, तो ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तो इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ना। तो यह डिग्री है किसका, तो हॉटनेस और कोल्डनेस का। मतलब इससे ये पता चलेगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कितना ठंडा है या गर्म है। इट इज मेजर्ड इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री र्यूमर। डिग्री र्यूमर इस इट इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर को हम लोग इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये कैसा है, तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ हीट आर, यूनिट जो है कौन कौन सा होता है, तो जूल होता है, कैलोरी होता है, BTU होता है एंड थर्म होता है। अब BTU जो है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जो टेम्परेचर है इसका बिगेस्ट यूनिट होता है थर्म ना। अब स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जूल ना। टेम्परेचर का बिगेस्ट यूनिट क्या होता है, तो थर्म, और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जूल। 1 थर्म इज इक्वल टू होता है 1 लाख BTU होता है। और 1 लाख BTU को क्या करेंगे, 1 थर्म को फिर कैलोरी में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 लाख, तो 1 लाख अब BTU में कितना होता है, 1 BTU बराबर होता है 1 लाख इंटू 252 कैलोरी। 1 BTU बराबर, चूंकि 252 कैलोरी होता है इसलिए 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी एनर्जी होता है। मतलब 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी होता है एनर्जी। यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री र्यूमर एंड फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन इज नॉट रिटेन इन डिग्री फॉर्म। केल्विन नेवर बी रिटेन इन द निगेटिव फॉर्म। इसको निगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री सेल्सियस। तो इट इज डेवलप्ड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट एंड्रेस सेल्सियस इन 1742। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज divided into 100 parts. Each part shows 1 degree Celsius. It is mostly used in scientific work. जो डिग्री सेल्सियस का जो यूज है सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो साइंटिफिक वर्क के लिए किया जाता है। FM से यहाँ दिखाया गया है फ्रीजिंग पॉइंट और MP से दिखाया गया है मेल्टिंग पॉइंट को। जो ये 0 डिग्री सेल्सियस है यह फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये मिनिमम होता है डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री और मैक्सिमम होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इट इज डेवलप्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है फ़ारेनहाइट, तो जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था डेनियल फ़ारेनहाइट था। अब ये कब डेवलप किए थे, तो 1710 में। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। Next point is it is divided into 180 parts. Each part shows 1 degree Fahrenheit.
इट इज डिनोटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। अब ये जो है इसमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 32 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके जो ये जो फ़ारेनहाइट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको 180 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और ये 180 पार्ट्स को क्या करता है, हाँ सॉरी 180 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब इसका जो 1 पार्ट है वह 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को दिखलाएगा, शो करेगा। इट इज डिनोटेड बाय, और जिसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इट इज मोस्टली यूज्ड बाय डॉक्टर्स एंड वेदर साइंटिस्ट। यह सबसे ज़्यादा फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है वह किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो डॉक्टर्स के द्वारा और साइंटिस्ट के द्वारा और वेदर साइंटिस्ट के द्वारा ना, जिसका मिनिमम वैल्यू होता है मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर है डिग्री र्यूमर। तो डिग्री र्यूमर का हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फ्रांसीसी साइंटिस्ट डिग्री र्यूमर इन 1730। इट्स मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज डिवाइडेड इंटू 80 पार्ट्स। Each part shows 1 डिग्री र्यूमर। हाँ क्या होता है, तो ये जो है फ्रांसीसी साइंटिस्ट डिग्री र्यूमर के द्वारा 1730 ईस्वी में डेवलप किया गया था, जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस था। ये जो डिग्री र्यूमर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था 80 डिग्री र्यूमर था। अब इसको भी 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसका एक पार्ट 1 डिग्री र्यूमर को शो करता है। और इसमें डिग्री र्यूमर में जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वह 0 डिग्री र्यूमर रखा गया था और जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको 80 डिग्री र्यूमर रखा गया था। केल्विन, नेक्स्ट ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डेवलप्ड बाय लॉर्ड केल्विन। ये किसके द्वारा डेवलप किया है केल्विन, तो लॉर्ड केल्विन के द्वारा। इट्स मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट इज 273 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन रिस्पेक्टिवली ना। इट इज डेवलप्ड इन 1852। ये कब डेवलप किया गया, तो 1852 में। इट इज डिवाइडेड इंटू 100 पार्ट्स। ईच पार्ट शोज 1 केल्विन ना। अब ये जो है केल्विन, इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो 100 पार्ट्स में। अब इसका एक पार्ट जो है 1 केल्विन को शो करता है ना। अब केल्विन में जो मिनिमम टेम्परेचर है 273 केल्विन और मैक्सिमम 373 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। एक और यूनिट होता है मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिग्री, वो होता है रैंकिन्स। तो है क्या रैंकिन्स है क्या, तो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 492 रैंकिन्स एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 672 रैंकिन्स होता है। इट हैज 180 डिविजन्स। अब इसको भी जो है रैंकिन्स जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है उसको भी 180 डिविजन्स किया गया है। अब इसका जो एक डिवीजन है वह 1 रैंकिन्स को शो करता है। अब यह डेवलप किया गया था रैंकिन्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा। फिर है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर। और एक और ये जोड़ लीजिएगा रैंकिन्स, यहाँ रैंकिन्स लिख लीजिएगा। तो डिग्री सेल्सियस में यहाँ 0 लिखा गया, क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट 0 होता है। अब इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 होता है, इसलिए लिखा हुआ है इस तरह से।
केल्विन में 273 डिग्री केल्विन, और ये 100 पार्ट्स में डिवीजन होता है। ये जो फ़ारेनहाइट है इसका मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें 180 डिविजन्स होता है, तो ये लिखा हुआ है। फिर ये रैंकिन्स र्यूमर, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट 0, अब इसको 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसलिए यहाँ 80 लिखा हुआ है। फिर है रैंकिन्स ना, इसमें इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट 492 रैंकिन्स होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। और चूंकि इसमें देखिए यहाँ लिखा है 180 डिविजन्स, तो इसमें चूंकि 180 डिविजन्स है इसलिए हम वहाँ 180 डिविजन्स लिख दिया गया है। अगर इसमें इसी में से कन्वर्स, इसी फार्मूले से या इसी रिलेशन से कन्वर्सन आते हैं क्वेश्चंस में, कभी ये डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है कि केल्विन में चेंज करें, या केल्विन को बोला जाता है डिग्री सेल्सियस में चेंज करें, या फिर बोला जा सकता है केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करें, या इस तरह से भी रिलेशन दे सकता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करें। तो इस तरह से ये बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस रिलेशंस के हेल्प से सभी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स रैंकिन्स को चाहे तो डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, रैंकिन्स को चाहे तो केल्विन में कर सकते हैं, रैंकिन्स को चाहे तो फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, रैंकिन्स को चाहे तो र्यूमर में कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि इसमें रिलेशन किसके किसके बीच दिया गया है उसके इक्वल कर लेंगे। अगर मान ली क्वेश्चन में दिया है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग सिर्फ ये लेंगे, सिर्फ इतना लेंगे फार्मूला में। अगर मान लिए कि हम लोग को जो क्वेश्चन है उसमें केल्विन और फ़ारेनहाइट में दिया है रिलेशन, अगर मान लो केल्विन को फ़ारेनहाइट में करना होगा तो K-273/100 इज इक्वल टू F-32/180, इतना ही लेंगे। इसी तरह से जिसके बीच में रिलेशन दिया हुआ होगा या जो इसमें चेंज करना होगा उसी को इक्वल करके हम लोग लेंगे और इसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये 1 केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहा जाता है। किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप परम शून्य ताप कहलाता है, जो -273 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज पैरेलल बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 100 इन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस ना। इसे क्यों पैरेलल बोला गया है? क्योंकि दोनों में जो डिविजन्स हैं वो कितने हैं? 100, इसलिए पैरेलल बोला गया है। फिर है सेल्सियस एंड केल्विन इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। ये -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर ताप का मान एक समान होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ना। कौन कौन? तो -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान इक्वल होता है। फिर है रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट बिकॉज ह्यूमन बॉडी कैन नॉट survive below the 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड above 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्यों? क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है टेम्परेचर मेजरमेंट का, वह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। अब इतना ही रेंज क्यों रखा गया? क्योंकि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर पर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए इसका रेंज 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखा गया है। फिर है तापमापी मीन्स थर्मोमीटर। ये जो तापमापी है अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले देखते हैं कौन क्या होता है आखिर। लिक्विड थर्मोमीटर, तो लिक्विड थर्मोमीटर यह जो है द्रव तापमापी के आयतन में परिवर्तन के सिद्धांत पर ना, आयतन में परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊष्मीय प्रकार के गुण पर आधारित है। इस तापमापी में कांच के केस नली द्रव में स्तंभ की ऊंचाई,
तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। यह तापमापी दो प्रकार का होता है। यह जो तापमापी होता है दो प्रकार का होता है, अल्कोहल थर्मामीटर और मरकरी थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर होता क्या है, तो दिस थर्मामीटर क्या होता है अल्कोहल थर्मामीटर, तो दिस थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल से। सो दैट थर्मोमीटर इज कॉल्ड अल्कोहल थर्मोमीटर। फिर है दिस थर्मोमीटर इज यूज टू कोल्ड एरियाज बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज -140 डिग्री सेल्सियस, सो इट डज नॉट फ्रीज। अब ये जो है अल्कोहल थर्मोमीटर का यूज कोल्ड एरियाज में किया जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह -140 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स उससे कम टेम्परेचर पर यह नहीं जम सकता है, इसीलिए हम लोग कोल्ड एरियाज में अल्कोहल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। फिर है सेकेंड मरकरी थर्मोमीटर। तो इट कंसिस्ट ऑफ मरकरी, सो इट इज कॉल्ड एज मरकरी थर्मोमीटर। इट इज कॉमनली यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज कॉल्ड क्लिनिकल और डॉक्टर्स थर्मामीटर। ना ये जो मरकरी थर्मामीटर है यह किस चीज से बना होता है, तो मरकरी से बना होता है, जिसमें इस थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस थर्मामीटर को मरकरी थर्मामीटर कहा जाता है ना। इसका जो यूज है ना, तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टर्स थर्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका फॉर्मूला होता है T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू LT माइनस L नॉट बाई L100 माइनस L नॉट इंटू 100। फिर है नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो इसमें क्या है, तो स्थिर आयतन गैस तापमापी है यह। तो इसके बारे में जानते हैं। इस तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है। उच्च ताप पर हाइड्रोजन के विसरण के द्वारा बाहर निकलती है, इसलिए इसे 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निम्न ताप अर्थात 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे -268 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापन के लिए थर्मोमीटर में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे परमाणिक गैस तापमापी भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट बाई P100 माइनस P नॉट इंटू 100। फिर है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो किसी धात्विक तार के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी विद्युत प्रतिरोध समान दर से बढ़ता है। इस तापमापी में प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। इस तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। इसका फार्मूला होता है RT इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नोट बाई डेल्टा T इंटू 100। अब यहाँ अल्फा क्या है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ये। और नेक्स्ट 4 नंबर का है तापयुग्म तापमापी मीन्स थर्मोकपल थर्मोमीटर। ये होता क्या है, थर्मोकपल में
थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो इसका एक और अदर नेम है जिसको थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। किसको? तो थर्मोकपल थर्मोमीटर को। इस तापमापी में दो समान विद्युत सुचालक का प्रयोग किया जाता है जो भिन्न भिन्न ताप पर विद्युत संधियों का निर्माण करता है। यह तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। इस तापमापी से 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है E = AT + BT²। और यहाँ A और B का है तो कांस्टेंट है, और T = क्या होता है? ET - E0 डिवाइडेड बाय E100 - E0 इंटू 100। फिर है सीबेक प्रभाव। तो सीबेक प्रभाव होता क्या है? जब दो धातु अलग अलग धातु युग्म मीन्स एंटीमनी और बिस्मिथ या लोहा तथा तांबा के तारों को जोड़कर बंद परिपथ बनाते हैं तो दोनों युग्मों को भिन्न भिन्न ताप पर रखे जाते हैं। तो परिपथ में विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में विद्युत धारा संचालित होने लगती है जिसे ताप विद्युत धारा कहा जाता है। फिर है संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी मीन्स टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, जिसका दूसरा नाम है रेडिएशन थर्मोमीटर। तो ये जो रेडिएशन थर्मोमीटर है यह स्टीफेंस के नियम पर या स्टीफेंस लॉ पर काम करता है। तो इसके बारे में स्टीफेंस बताते क्या है? तो स्टीफेंस के अनुसार उच्चतम ताप पर किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। मीन्स जो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। वेयर E है क्या? तो एनर्जी है जिसका फॉर्मूला होता है Q/T ना। यहाँ A क्या है? तो है सरफेस एरिया। T क्या है? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Q क्या है? तो रिलेटेड हीट। अब देखिए यहाँ क्या, तो उत्सर्जित विकिरण के आधार पर ताप को मापा जाता है। इसके द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। मीन्स रेडिएशन थर्मोमीटर का यूज करके 800 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापा जा सकता है। फिर है नेक्स्ट प्रकाश उच्च तापमापी मीन्स ऑप्टिकल पैरोमीटर। यह तापमापी वेन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरण तरंग दैर्ध्य मीन्स λm से जिसको दिखाया गया है तथा उसके परम ताप के गुणनफल के समानुपाती होता है। मीन्स कांस्टेंट = λm × T होता है। इस तापमापी द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापा जाता है। किसके द्वारा? तो ऑप्टिकल पैरोमीटर के द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? थर्मल एक्सपेंशन मीन्स उष्मीय प्रसार। तो क्या होता है उष्मीय प्रसार? तो किसी पदार्थ में तापीय वृद्धि के कारण उसके आकार में जो परिवर्तन होता है मीन्स जब परिवर्तन आएगा तो उसके आकार बिगड़ जाएंगे या फिर बढ़ जाएंगे या बढ़ जाएंगे, तो उसके कारण उसमें विकृति हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ में तापमान में वृद्धि के कारण उसके आकार एवं आकृति में मीन्स विमाओं में होने वाले प्रसार को बोलते हैं उष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में उष्मीय प्रसार होता है। ठोस में उष्मीय प्रकार थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, द्रव में उष्मीय प्रकार थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, गैसों में उष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन इन गैस, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड
जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि की जाती है, जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि की जाती है तो ठोस के आयतन तथा क्षेत्रफल में होने वाले प्रसार को ठोसों का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठोसों में 3 प्रकार के ऊष्मीय प्रसार होता है। फर्स्ट है रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सेकेंड है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सरफेशियल एक्सपेंशन। थर्ड है आयतन प्रसार गुणांक, वॉल्यूम एक्सपेंशन। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, किसी धात्विक छड़ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा उसके प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है, जिसे अल्फा के द्वारा दिखाया जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक पुलिंजर उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से दिखाया गया है, जिसका फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटा ओरिजिनल लंबाई इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स ओरिजिनल लंबाई को डेल्टा एल से, फिर यहाँ जो ओरिजिनल लेंथ है उसको एल से, चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से दिखलाया गया है। मीन्स रेखीय प्रसार अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एल बाई कैपिटल एल इंटू डेल्टा टी। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर प्रारंभिक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा द्वारा दिखाया गया है, जिसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल में वृद्धि, जिसको डेल्टा ए से दिखलाया गया है, बटा मूल क्षेत्रफल मीन्स ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स बीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी। मीन्स क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है, अर्थात बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। मीन्स बोल सकते हैं कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वह रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है। फिर है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आयतन प्रसार गुणांक। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर किसी ठोस पदार्थ के आयतन में होने वाला परिवर्तन तथा पदार्थ के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा द्वारा सूचित किया जाता है। आयतन प्रसार रेखीय प्रसार का 3 गुना होता है, अर्थात कह सकते हैं गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। यहाँ अल्फा क्या है, तो रेखीय प्रसार गुणांक है, गामा आयतन प्रसार गुणांक है। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को शो कर रहा है। नोट, तो रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात 1:2:3 होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, द्रव में ऊष्मीय प्रसार। ये तो होता क्या है, तो किसी द्रव युक्त बर्तन को गर्म करने पर पहले बर्तन का प्रसार होता है। मीन्स जब किसी भी बर्तन को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा, मीन्स उसका आकार में वृद्धि होगा। उसके पश्चात द्रव का प्रसार होता है। द्रवों में केवल आयतन प्रसार होता है। मीन्स द्रव में क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, जो 2 प्रकार का होता है। आभासी प्रसार गुणांक, जिसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ अपीयरेंट एक्सपेंशन, ये होता क्या है, तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर किसी द्रव के आयतन में होने वाला आभासी परिवर्तन या आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। मीन्स गामा इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V इंटू डेल्टा टी।
फिर क्या है दूसरा, वास्तविक प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर किसी द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे CR द्वारा सूचित किया जाता है। द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक CR इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V इंटू डेल्टा T होता है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन इन गैस, गैसों में द्रव या ठोसों की अपेक्षा तापीय वृद्धि से अधिक प्रसार होता है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार 2 रूप से होता है। पहला है गैसों का आयतन प्रसार गुणांक वॉल्यूम एक्सपेंशन मीन्स कोफिशिएंट ऑफ गैसेस। स्थिर दाब पर गैस का ताप प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन या आयतन में होने वाली वृद्धि तथा गैस के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को गैस का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। गैस का आयतन प्रसार गुणांक बराबर फार्मूला होता है गैस के आयतन में वृद्धि को डेल्टा V से दिखलाए हैं बटा गैस का वास्तविक आयतन जिसको V से दिखाए हैं इंटू ताप में वृद्धि जो है डेल्टा T मीन्स गामा इज इक्वल टू बोल सकते हैं डेल्टा V बाई V इंटू डेल्टा T। फिर है गैसों का दाब प्रसार गुणांक सेकेंड, प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसेस। तो प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस स्थिर आयतन पर गैस का ताप प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके दाब में होने वाला वृद्धि गैसों के प्रारंभिक दाब के अनुपात को गैसों का दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। मीन्स गैसों का दाब प्रसार गुणांक को बीटा से जब दिखाते हैं तो इसका फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा P बाई P इंटू डेल्टा T। यहाँ डेल्टा P का है तो गैसों के दाब में वृद्धि जितना वृद्धि किया जाएगा वो बटा ओरिजिनल दाब गुना ताप में जो वृद्धि किया जाएगा ये मीन्स बीटा इज इक्वल टू डेल्टा P बाई P इंटू डेल्टा T। नोट, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करने पर उसका संकुचन होता है मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा पहले मीन्स उसका वॉल्यूम जो है घटेगा तथा आयतन घटता है एवं घनत्व तो बढ़ जाता है। जब आयतन घटेगा तो क्या होगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वह क्लोज आ जाएंगे। तो क्लोज जब आएंगे तो मीन्स उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर आयतन बढ़ता है तथा घनत्व तो भी आयतन जब बढ़ेगा तो सीधे सीधे बात है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप है बढ़ जाएगा मीन्स डेंसिटी उसका घट जाएगा। सामान्यतः वस्तुओं को गर्म करने पर उनके तापीय प्रसार में वृद्धि होता है तथा ठंडा करने पर संकुचन होता है, परंतु जल इसका अपवाद है। मीन्स जल को जब गर्म करते हैं पहले तो वो घटता है फिर बाद में बढ़ता है। जल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फिर कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ये जितना भी पढ़े ये NCERT का समरी किया हुआ है क्लास 11th का, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये TGT के लिए और क्लास 11th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जानकर आप कमेंट करें और बताएं।